हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे देखिए दो तरीके से वीडियो डिस्कस करूंगा। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एमकॉम सेकेंड ईयर में प्राइवेट में जो आपका एग्ज़ाम होना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो उसका मैं आपसे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ 2019 का। ठीक है, 2020 का एक्चुअली मेरे को मिल नहीं पाया है, तो 2019 का, 18 का, 17 का और 16 का ये चार पेपर मेरे को जो है अवेलेबल हो गए हैं। तो ये मैं आपसे जो है डिस्कस करूँगा। ठीक है, 2016 का मैं कुछ दिन पहले डिस्कस कर चुका था, तो इसकी प्लेलिस्ट है मेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये पेपर भी जो है आपको उसी में मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा ये जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक ऑफ कॉमर्स, तो उसमें एनटीए नेट वालों का पेपर है, टीजीटी पीजीटी वालों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी मैं ये अपलोड करूँगा ताकि टीजीटी पीजीटी और जो एनटीए नेट वाले जो भी कोई कैंडिडेट्स हैं उनके एग्ज़ाम हैं, तो वो भी जो है अपना पेपर दे सकें। तो क्योंकि एक्चुअली उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है, क्योंकि एनटीए नेट की किताबों में भी केवल 200 या 250 240 क्वेश्चन ही हर एक टॉपिक पे दे रखे हैं। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं 50,000 क्वेश्चन तक आपको कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के मैं आपको दूंगा, और भी जो भी कोई लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, जैसे मनी एंड बैंकिंग पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जीएसटी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी मैं तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन, जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा वर्क बाकी है जीएसटी पे, तो 2-3 दिन बाद इनकम टैक्स पे भी मेरे पास इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और व्यूवर, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो केवल आप उस नंबर पे मुझसे बात करके आप 10 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में केवल जमा कराएंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए यही पेपर चाहते हैं, केवल आप 10 रुपये पे करेंगे और आपको 2019 के पेपर की आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। जन समुदाय या जिन्हें हम व्यक्तियों भी कहते हैं को परिसंपत्ति माना जाए, ना कि परिवर्तनशील लागत, इस अभिमत पर डैश में प्रमुखता दी गई है। तो मानव संसाधन प्रबंध में, मानव संसाधन प्रबंध से आशय संगठन के कार्यबल की बौद्धिक क्षमता, कौशल, सृजनात्मक क्षमता, प्रतिभा तथा अभिवृत्तियों का कुल योग है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों, जिसमें मालिक, स्वयं नियोजित व्यक्ति आदि के मूल्य, व्यवसाय तथा अभिवृत्तियां भी सम्मिलित हैं। तो इस कथन का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया लियोन मैगिन्सन ने। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन तो बहुत आया है, एनटीए नेट में भी और पीजीटी में भी आया है। वो लिखी गई है ओलिवर शेल्डन ने। द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट लिखी है ओलिवर शेल्डन। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो मानव संसाधन नियोजन से होता है, नियुक्तिकरण में सम्मिलित है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सम्मिलित हैं कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की खोज करना, सही स्थान पर उसको नियुक्त करना और सही समय पर सही कार्य करना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी। वह प्रक्रिया जिससे सही व्यक्ति सही स्थान पर, सही समय पर तथा सही संख्या में चुने व नियुक्त किए जा सके, उसे कहते हैं मानव शक्ति आयोजन। जनशक्ति से तात्पर्य है ऑप्शन सी कि वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या करने योग्य हैं। मानव शक्ति का उद्देश्य है, तो देखिए दोनों ही उद्देश्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि फर्स्ट और सेकंड, कि मानव शक्ति की आवश्यकताओं का सही अनुमान और मानव शक्ति का प्रबंध करना। ठीक है, प्रबंधकीय आयोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही है कि एक उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधक के क्रियात्मक कार्य का उदाहरण है? तो वो है सी, प्रापण या उपलब्ध कराना। प्रापण शब्द किसका प्रतीक है? ये एक्चुअली भर्ती और चयन का प्रतीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कठोर मानव संसाधन प्रबंध को अच्छे ढंग से वर्णित करता है? तो ऑप्शन डी सही है कि एक लागत केंद्रित तर्कसंगत उपागम जो जन समूह का प्रबंध करने हेतु बना हो। मानव संसाधन नियोजन का आधार है। तो सी, फर्म की कार्य नीतिक योजना। आंतरिक तथा बाह्य उपयुक्तता से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि मानव संसाधन नीतियां जो संगठन के अंतर्गत तथा समग्र व्यावसायिक व्यूह रचना से सुसंगत तथा परस्पर पूरक हो। भर्ती प्रक्रिया है ऑप्शन बी कि भावी प्रत्याशियों की खोज। चयन का अर्थ होता है, तो चयन का अर्थ होता है विलोपन। कर्मचारी के ज्ञान कौशल तथा योग्यता में वृद्धि करने के कार्य को कहा जाता है प्रशिक्षण। साक्षात्कार का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रकार है सी, संरचना निर्मित। मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य है, तीनों ही हैं, कि मानव शक्ति आवश्यकताओं का सही पूर्वानुमान करना, भर्ती व चयन नीति को ठोस रूप प्रदान करना, व्यवसायों के आकार वृद्धि के अनुकूल मानव शक्ति प्रबंध करना। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। एमबीओ क्या है ना? पूरा नाम होता है इंग्लिश में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और हिंदी में कहते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। निम्नलिखित में से किस साक्षात्कार में प्रश्नों को पहले निश्चित किया जाता है? तो वो होते हैं संरचित। व्यक्तियों का प्रबंध करने हेतु सिद्धांत X और सिद्धांत Y यानी थ्योरी X और थ्योरी Y का प्रतिपादन किसने किया? मैकग्रेगर ने। कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, कार्यात्मक दशाओं या परिस्थितियों तथा प्रतिवेदन संबंधी कार्मिकों के बीच संबंध यानी कि कौन किसको प्रतिवेदन देगा को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कृत्य विवरण, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन। कृत्य विश्लेषण के कार्य में कौन सा निम्नलिखित कथनों में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कि कृत्यों को निहित तत्वों में विभाजित किया जाता है, जैसे अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने हेतु या आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु। कृत्यों के मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु एक क्रमबद्ध तुलनात्मक अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कृत्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन। मानव संसाधन प्रबंध का संचालनात्मक कार्य निम्न में से क्या है? तो वो है एकीकरण करना। अधिकारी की जानबूझकर अवज्ञा करने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जानबूझकर अवज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कृत्यों के सोपान को। कृत्यों के सोपान को कृत्यों के मूल्य स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्य मूल्यांकन। कृत्य मूल्यांकन ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य है ए, उचित एवं न्यायपूर्ण भुगतान संरचना स्थापित करना। वृत्ति विभेदक निश्चित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कृत्य मूल्यांकन, जॉब इवैल्यूएशन। क्षतिपूर्ति प्रबंध में क्या होता है? देखिए तीनों ही होते हैं, कार्य मूल्यांकन या कृत्य मूल्यांकन या अनुषंगी लाभ जिसे हम फ्रिंग बेनिफिट्स बोलते हैं, और मजदूरी एवं वेतन प्रशासन, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से सभी। प्रशिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है, तीनों ही सम्मिलित होते हैं कि व्यक्तियों या कर्मचारियों तथा कंपनी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अभिज्ञान या पहचान करना, समुचित प्रशिक्षण प्रोग्राम विकसित करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक कर्मचारी जब सर्वप्रथम किसी कंपनी में पदभार ग्रहण करता है
तो उसे स्वागत कर प्रवेश कराना तथा उसे आवश्यक मूलभूत सूचनाएं उपलब्ध कराना ताकि वह यथाशीघ्र प्रसन्नतापूर्वक कार्य ग्रहण कर कार्य करना आरंभ कर सके, तो उसे कहा जाता है, तो उसे अभिमुखीकरण कहा जाता है। ठीक है। उत्तराधिकार नियोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त या असंगत है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु भर्ती करना। निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का कौन सा उद्देश्य निम्न में से नहीं है? तो ऑप्शन डी कि संगठन की लाभदायकता निर्धारित करना, किसी दल या समूह का संगठन के कार्य तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु उत्साहपूर्वक या गर्मजोशी से सहयोग करने हेतु तत्पर रहना मनोबल है। यह कथन किसका है? यह है एल्ड्रिच का। मजदूरी की संकल्पना में सम्मिलित है, तो देखिए तीनों ही हैं, न्यूनतम मजदूरी भी, उचित मजदूरी भी और जीवन निर्वाह मजदूरी भी, तो ये उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। श्रम संघ के उद्देश्यों में सम्मिलित है, तो तीनों ही है कि कर्मचारियों के लिए बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करवाना, कर्मचारियों के बोनस को सुरक्षित करना और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य दशाओं की मांग कर संघर्ष करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कारखानों में कार्य मापन, लागत निर्धारण एवं मजदूरी प्रेरकों के लिए किसने वकालत की है? तो वो की है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। साक्षात्कार लेने की सर्वोत्तम विधि सप्त बिंदु योजना को किसने प्रस्तुत किया? वो किया प्रोफेसर ए. रोजर ने। कर्मचारी की बुद्धि कुशलता का परीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है कि मानसिक व मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। निष्पादन मूल्यांकन में कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? 360 डिग्री, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 360 डिग्री रीति किससे संबंधित है? ये निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एनटीए नेट में आया हुआ है। 360 डिग्री प्रतिसंभरण या पुनर्निवेश विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? वो ऑप्शन ए बहुस्रोतीय मूल्यांकन व प्रतिसंभरण पद्धति। निम्नलिखित जिस प्रकार व्यवहार में लाए जाते हैं उसको क्रमबद्ध कीजिए, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे पहले है भर्ती, फिर है प्रशिक्षण एवं विकास या परिवर्तन, फिर है निष्पादन मूल्यांकन और फिर है प्रोन्नति प्रमोशन। ठीक है, प्रमोट करना। निष्पादन मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों में से लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन डी कि चयन तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों के वैधीकरण हेतु कसौटी मान्य करना। भारत सरकार ने संसद में किस वर्ष में प्रबंध कोष श्रमिकों की सहभागिता बिल प्रस्तुत किया था? 1990 में। किसी विवाद को निपटाने या सुझाव देने हेतु बिना न्यायालय या कानून का आश्रय लिए किसी तृतीय पक्ष को सौंपने के लिए सहमत होना कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं सराधन या समझाना बुझाना। प्रबंधकीय कर्मचारी की भर्ती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो वो है विज्ञापन। कार्य विश्लेषण किया जाता है, तो देखिए कार्य विश्लेषण एक्चुअली मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। शिकायत निवारण के अंतिम चरण में किसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है? तो वो दोनों पक्षों में सहमति से मध्यस्थ के द्वारा। ठीक है। केंद्रीय संगठन CITU किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कई कंपटीशन में, है ना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है ये CITU, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक संबंध किसके बीच संबंध है? तो वो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध है। व्यावसायिक इकाई को अल्पकाल के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों से अपनी मांग
मनवाने के लिए बंद करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अस्थाई छटनी या कह देते हैं जबरन छुट्टी। कृत्य मूल्यांकन डैश का मूल्यांकन है। तो देखिए सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए कार्य। व्यक्तिगत प्रेरण योजनाओं में शामिल नहीं है। लाभ विभाज्यता। नेतृत्व निम्नलिखित सभी कारकों का कार्य है सिवाय इसके। तो बी उत्पाद या सेवा। शब्द अंगूरी लता खबर फैलने का गुप्त साधन है ना का प्रयोग डैश संप्रेषण को दर्शाने के लिए किया जाता है। अनौपचारिक। ये एनटीए में भी क्वेश्चन नेट में कई बार आया हुआ है, फर्स्ट पेपर में भी और कॉमर्स में भी, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अंगूरी लता ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही दूसरा नाम होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में श्रम संघों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है? तो ऑप्शन भी सही है कि एक ही संगठन में बहुत से श्रम संघ जिनका संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से है तथा जो एक ही प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसने कहा था कि संप्रेषण किसी प्रशासकीय प्रणाली की रक्त धारा है? ये कहा था ऑप्शन डी फिफ्नर ने। ठीक है, चलिए अब जरा ये आपका मैचिंग है। एनटीए नेट में क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं आजकल, तो टीजीटी पीजीटी में भी आने लगे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि जो जीवन वृत्ति के लक्षण हैं तो वो है 2 नंबर से रिलेटेड कि जीवन वृत्ति के भाग के रूप में भविष्य में प्राप्त हो सकने वाले पदों तक पहुंचने के लिए कोई प्रयत्न करता है। और बी है जीवन वृत्ति पथ, तो वो 3 नंबर से कि जीवन वृत्ति को स्वरूप देने वाले कृत्यों या कार्यों की क्रमिक संरचना। जीवन उपबोधन, तो वो 4 नंबर से रिलेटेड है कि उनकी संभावित जीवन वृत्ति हेतु व्यक्तियों का दिशा निर्देशन करना। और डी है जीवन वृत्ति शिक्षण या परामर्श कार्य, तो ये 1 नंबर से रिलेटेड है कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्यपालक अधिकारी एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? सन 1948 में। मातृत्व लाभ अधिनियम कब बनाया गया था? वर्ष 1961 में। द्वार कोष प्रशिक्षण का अर्थ है, तो यह कार्य से दूर रहकर जिस यंत्र का उन्हें कार्य पर प्रयोग करना है उसका प्रशिक्षण। तबादला के कारण है, जैसे ट्रांसफर हो जाती है। देखिए तीनों ही कारण है कि संगठनात्मक आवश्यकताएं, कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि करना और कर्मचारी को दंडित करने हेतु। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो ये कारखाना अधिनियम में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रबंध में कर्मचारियों के सहभाग की विभिन्न विधियां हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि इसमें भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि संयुक्त प्रबंध परिषद और कार्य समितियां और शॉप यानी कार्यशाला परिषद तथा संयुक्त परिषद। कृत्य संतोष के विषय में कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो ये सी कि यह मापा नहीं जा सकता। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है वो है आत्मविकास। निम्नलिखित आवश्यकताओं में से कौन सी मैक्लीलैंड के सिद्धांत का भाग नहीं है? तो वो है प्रभुत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ERG सिद्धांत के स्तरों में से एक नहीं है? तो वो है स्वाभिमान, जिसे हम कहते हैं अहम। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी कि श्रम संघ श्रमिकों का एक संगठन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 74 कि यह मान्यता कि कर्मचारी कार्य को पसंद करते हैं, सृजनात्मक रुचि वाले होते हैं तथा स्वात्म निर्देशन कर सकते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे सिद्धांत वाई कहा जाता है।
मानव प्रकृति के विषय में यह मान्यता है कि, तो इसमें देखिए ये जो तीनों हैं, तीनों जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्चुअली ये सिद्धांत एक्स से रिलेटेड है कि अधिकांश व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से कार्य अरुचिकर लगता है, अधिकांश व्यक्ति निर्देशित होना पसंद करते हैं और अधिकांश व्यक्ति बहुत कम या ना के बराबर सूचनात्मक रुचि वाले होते हैं ना। तो इसे हम कहते हैं सिद्धांत एक्स। ये मैकग्रेगर ने बताई थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। रिक्त प्रार्थना पत्र के नाम में जन्म तिथि तथा पता किसके अंग है? तो वह है व्यक्तिगत समंग। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 बी के अंतर्गत एक कारखाने में जहां डैश या अधिक कर्मचारी कार्य करते हो तो सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। 1000 सिद्धांत जेड के प्रतिपालक हैं, तो वह विलियम आउची। ह्यूमन रिलेशन, ये ह्यूमन रिलेशन एट वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कीथ डेविस। कर्मचारी का नियोक्ता के नियंत्रण में ना होने वाले परिस्थिति जन्य कारकों के कारण वेतन भुगतान के अनिश्चित कालीन विच्छेद या वंचित रहना है, तो उसे हम कहते हैं तालाबंदी। ठीक है, ये स्टूडेंट थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली इस तरीके से करना पड़ रहा है तब जाके वो क्लियर हो रहा है, थोड़ी पीडीएफ फाइल इसकी सही नहीं बन पाई है। प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु 3 स्तरीय उपागम में निम्नलिखित में से किनकी संस्तुति या लेखक मैकगेही तथा थेयर द्वारा की गई है? तो इसमें मैं बता देता हूँ, एक तो ये 1 नंबर है संगठनात्मक विश्लेषण, एक 3 नंबर है क्रियात्मक संरचना विश्लेषण, और एक नेक्स्ट पेज पर है आपका 5 नंबर है ना मानव शक्ति नियोजन। तो ये भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि 1, 3 और 1, 3 और 5 है। ये एक्चुअली आपको 6 लग रहा होगा, एक्चुअली ये 5 है। ठीक है, एक प्रभावशाली नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? चरित्र, भावनात्मक बौद्धिक स्तर में सम्मिलित है, तो स्वबोध, स्वप्रबंध तथा स्व अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली नहीं मानी जाती है? तो बी कि समाज अभिमुखी नेतृत्व शैली। हर्सबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरक नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है। एक तो 3 नंबर की अंतर व्यक्तिगत संबंध और एक 5 नंबर कार्यात्मक परिस्थितियां। चलिए अब फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। एनटीए नेट में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ए नंबर आपका सही है। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त परिषद जिसमें कर्मचारियों तथा प्रबंध के प्रतिनिधि होते हैं पर भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें अधिवेशन में वर्ष में विचार किया गया, तो ये पॉइंट नंबर 1 ही ठीक है ना, 1958 में। उसके बाद है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में कार्य समितियों की स्थापना की गई, ये भी 2nd नंबर ठीक है, 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की किस वर्ष में स्थापना हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 में। प्रथम श्रम आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई? तो ये 1969 में की गई। ठीक है, चलिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 48 के अंतर्गत कारखाने में शिशु गृह का प्रावधान करना होगा यदि कर्मचारियों जो महिला कर्मचारी होती हैं उनकी संख्या अधिक हो, किससे? 30 से ज़्यादा। अभिवृत्ति परीक्षण के अंतर्गत, तो अभिवृत्ति परीक्षण के अंतर्गत है, तो तीनों ही ऑप्शन है, बौद्धिक स्तर परीक्षण, कौशल परीक्षण और यांत्रिक अभिरुचि या अभिवृत्ति परीक्षण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। यह जानने के लिए कि कोई कर्मचारी संगठन क्यों छोड़ रहा है साक्षात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्गमन साक्षात्कार। ठीक है, बिना कानून या न्यायालय का आश्रय लिए किसी विवाद को किसी तीसरे पक्ष को निपटारे या सुझाव हेतु सौंपना, इसे
कहा जाता है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है कि विधि पूर्वक न्याय निर्णय, और बी है आपका मध्यस्थता, और सी है सराधन, मतलब कि विभिन्न पक्षों को समझाना बुझाना। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की कमजोरी है? तो इसमें भी तीनों हैं कि सामूहिक सौदेबाजी अधिनियम का ना होना, विभिन्न पक्षों के बीच शत्रुता और श्रम संघों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अनुषंगी कर्मचारी लाभों से कर्मचारियों के वेतन पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी, वेतन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी फ्रैंक बेनिफिट्स होते हैं तो कोई भी कर्मचारियों की सैलरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रबंधकीय कौशल संबंधित है, तो वो संकल्पना कौशल से संबंधित है। जटिल स्थिति या समस्या का विश्लेषण तथा निदान करने की मानसिक योग्यता को क्या कहा जाता है? तो उसे संकल्पना कौशल कहा जाता है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक या समूह में अन्य व्यक्तियों को समझने, उनके साथ काम करने तथा प्रेरित करने की योग्यता को कहा जाता है मानव कौशल। नियुक्तिकरण में सम्मिलित है, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि प्रशिक्षण, मूल्यांकन और स्थापन, निर्देशन नहीं होता। ठीक है। गुणव्रत का जनक कौन है? तो उसका जनक है इशिकावा। इशिकावा। वेतन चिट्ठा बनाने की प्रक्रिया में महंगाई भत्ता की गणना करने हेतु क्या जानना आवश्यक है? वो होता है जीवन निर्वाह सूचकांक। देखिए एनटीए नेट में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, 97 और 98 है ना। जीवन निर्वाह सूचकांक जानना जरूरी होता है जब जो है ये महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा और व्यस्क साक्षरता और शालीन रहन सहन का स्तर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी लाभ नहीं है? तो वो है महंगाई भत्ता। ठीक है व्यूवर्स, तो ये 100 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, पीडीएफ फाइल सही नहीं बन पाई। ये इस तरीके से बार बार इसलिए डिस्टर्बेंस हुई ताकि आपको वर्ड्स क्लियर दिखाई दें। उससे थोड़ा सा जो पीडीएफ फाइल का जो प्रिंट आउट मैंने लिया था तो उससे थोड़ा सा देखिए क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये सीसेक्स यूनिवर्सिटी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो मैंने एक प्रयास किया है ये 200 क्वेश्चन देने का। 100 क्वेश्चन पहले करा दिए थे 2016 का सोल्ड पेपर, और 100 क्वेश्चन ये करा दिए। ठीक है, तो आपके 2019 के भी जो है ये क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आपका एक सब्जेक्ट रह गया है एमकॉम का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो वो भी मैं धीरे धीरे जो है स्टार्ट आपको कराना शुरू करूँगा। दूसरा लेटेस्ट करंट अफेयर्स एनटीए नेट वाले जरूर देखें। तो एक मेरी वीडियो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स, तो उसमें मैंने कल रात को 50 बहुत ही लेटेस्ट अभी 15-16 दिन पुराने ही करंट अफेयर से क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।